नमस्कार मित्रों, हिंदी यूट्यूब चैनल BLH एकेडमी में आपका स्वागत है। बिजली कट जाने की वजह से जो है वीडियो अधूरा हो गया, फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के परवर्ती रूप से हुआ। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के विकास के क्रम में वैदिक संस्कृत से प्रारंभ करके लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हम लोग हिंदी के विकास पर पहुंच गए थे। और अब हम ये जानेंगे कि हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के परवर्ती रूप से हुआ है। तो अपभ्रंश का वो कौन कौन सा परवर्ती रूप है जिससे हिंदी का विकास हुआ है, उन्हें अपभ्रंश के परवर्ती रूपों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। अपभ्रंश का जो पहला परवर्ती रूप है वह है मागधी अपभ्रंश। दूसरा जो इसका परवर्ती रूप है अपभ्रंश का वह है अर्ध मागधी। तीसरे अपभ्रंश के परवर्ती रूप का नाम है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चौथा है ब्राचल अपभ्रंश। पांचवा है खस अपभ्रंश और छठवां है पैशाची अपभ्रंश। और एक सातवां है, सातवां हम यहाँ लिख दे रहे हैं या यहीं ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक तो बता देंगे। सातवां को हम कहते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। इन्हीं 7 अपभ्रंश के 7 परवर्ती रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं एवं हिंदी का विकास हुआ है। और इसमें पहली बात हम लोग करेंगे मागधी अपभ्रंश का। तो ये जो मागधी अपभ्रंश है, इससे भी पहला जो निकला उसको हम कहते हैं बिहारी हिंदी। दूसरा जो निकला उसको हम कहते हैं बांग्ला। तीसरा जो निकला उसको हम कहते हैं उड़िया। और इसी में हम असमिया भी ले लेंगे, ये बीच में असमिया लिख देते हैं। मागधी अपभ्रंश से हमको बिहारी हिंदी मिला, बांग्ला मिला, असमिया मिला और उड़िया मिला। अब इन बिहारी हिंदी से हमको 3 बोलियां मिल जाती हैं, जिसमें हमको पहली बोली प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं मगही। जो दूसरी हमको बोली मिल जाती है उसको हम कहते हैं मैथिली, मैथिल या मैथिली। और तीसरी जो मिल जाती है उसको हम कहते हैं भोजपुरी। अपभ्रंश के परवर्ती रूप से इन 7 अपभ्रंशों का उत्पत्ति हुई और इन 7 से किन किन भाषाओं और बोलियों का उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम विस्तृत विवेचना कर रहे हैं, सबको एक साथ लेकर। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया की उत्पत्ति हुई। और इन तीनों का हिंदी साहित्य में महत्व न होने के कारण बिहारी हिंदी को आगे हम लेकर चलते हैं। बिहारी हिंदी में हमको 3 बोलियां प्राप्त हुई, मगही, मैथिल और भोजपुरी। मगध के आसपास जो बोली जाती थी उसको मगही कहते थे। मिथिला के आसपास जो बोली जाती है उसको मैथिल कहा जाता था। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में
और बिहार में, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में ये भोजपुरी बोली बोली जाती है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली अगर हम कोई है पूरे देश में तो भोजपुरी है। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां मागधी अपभ्रंश में हम लोगों ने पढ़ा। अर्ध मागधी में हम चलते हैं। अर्ध मागधी में से जो विकास हुआ वह पूर्वी हिंदी का हुआ। अर्ध मागधी से जो विकास हुआ वह पूर्वी हिंदी से का हुआ। और पूर्वी हिंदी में हमको 3 बोलियां मिल जाती हैं, जिसमें हमको मिल जाती है बड़ा ही फेमस बोली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। अवध प्रांत में जो बोली बोली जाती है उसको अवधी बोलते हैं। जैसे लखनऊ में, इलाहाबाद में, जौनपुर के पूर्वी क्षेत्र में, अयोध्या में, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, इस सब जगह अवधी बोली बोली जाती है। उसके बाद पूर्वी हिंदी में बघेली और छत्तीसगढ़ी। जब बोलियों का हम वहाँ विस्तार कराएंगे कि बोलियों का क्षेत्र क्या क्या है, वहाँ उसको आपको डीपली बताया जाएगा। अभी हम लोग केवल खस अपभ्रंश का जो है परवर्ती रूप देख रहे हैं कि किस अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ये जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश था, इस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से केवल एक निकला जिसको हम कहते हैं मराठी। ये जो ब्राचल अपभ्रंश था, ब्राचल अपभ्रंश से जो निकला उसको हम कहते हैं सिंधी। खस अपभ्रंश से 2 निकली, एक को हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी और एक को कहते हैं नेपाली। अब इन पहाड़ी हिंदी में हमको 3 बोलियां मिल जाती हैं। एक को कहते हैं मंडियाली, और दूसरे को कहते हैं कुमायूनी, जो कुमायूं मंडल में बोली जाती है, और तीसरे को कहते हैं गढ़वाली, जो गढ़वाल मंडल में, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में बोली जाती है। ठीक है, बाकी ये विदेशी भाषा हो गई नेपाली। ठीक है, उसके बाद पैसाची में चलते हैं। ये जो पैसाची अपभ्रंश था इसको हम भूत भाषा भी कहते हैं। ये जो पैसाची अपभ्रंश था इसको हम भूत भाषा भी कहते हैं। और जो पैसाची अपभ्रंश से हमारी उत्पत्ति हुई वो पंजाबी की हुई, और इसी में लहंदा भी मान लेते हैं, लहंदा। और जो 7वीं हमारी अपभ्रंश थी इसको हम बोलते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। जगह कम होने की वजह से सौरसेनी अपभ्रंश को हम बीच में ले आते हैं, और क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश ही अपभ्रंश का वह रूप है जिससे हिंदी का विस्तृत विकास हुआ। और सौरसेनी अपभ्रंश से ही जो बोलियां निकली, 5 बोलियां निकली, उन्हीं 5 बोलियों में हिंदी साहित्य सर्वाधिक और समृद्ध रूप में हमको प्राप्त होता है। तो सौरसेनी अपभ्रंश का हम गहन अध्ययन यहाँ पर करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई। हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के परवर्ती रूप से हुआ है। अपभ्रंश के परवर्ती रूप कौन कौन से थे? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राचल अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से चार भाषाएं निकली, बिहारी हिंदी, बंगला, असमिया और उड़िया। बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियों का विकास हुआ। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश था। मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली हमको प्राप्त हुई। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। ब्राचड़ से सिंधी भाषा का विकास हुआ। खस अपभ्रंश से दो भाषाएं निकली, पहाड़ी हिंदी और नेपाली।
पहाड़ी हिंदी में हमको 3 बोलियों की प्राप्ति होती है, मंडियाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। और पैसाची जो है पैसाची से पंजाबी और लहंदा और सौरसेनी अपभ्रंश से 5 भाषाएं निकली, जिसमें ब्रज है, बुंदेलखंड है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है और कन्नौजी है। तो हम लोग अब सौरसेनी को पढ़ते हैं सामने लाके एकदम अच्छे से सौरसेनी के बारे में, क्योंकि सौरसेनी ही वह भाषा है जिस भाषा के माध्यम से हिंदी का विस्तृत स्वरूप में विकास हुआ, और जो सौरसेनी अपभ्रंश से जो बोलियां निकली उन्हीं बोलियों में हिंदी साहित्य हमको सर्वाधिक शास्त्रीय और सिद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। बाकी अपभ्रंश हम लोगों ने देख लिया है, अब हम सौरसेनी अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में इसका एक फार्मूला है, अगर आप लोग जानना चाहें तो देख लें। परागु, ये सौरसेनी अपभ्रंश का एक फार्मूला है। परागु, पराग से, प से पश्चिमी हिंदी, र से राजस्थानी, हिंदी, ग से गुजराती। ठीक। अब पश्चिमी हिंदी में हमको जो बोलियां हैं वह 5 मिल जाती हैं। सबसे पहले हम जिस बोली को करेंगे, पहली बोली जो है वह है खड़ी बोली, जो आजकल बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, खड़ी बोली। इस खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी हिंदी की बोली है उसको हम कहते हैं ब्रज। बांग्ला में इसको ब्रज बोली भी कहा जाता है। ब्रज बोली कहाँ कहा जाता है? बांग्ला में। तीसरी को बोलते हैं हरियाणवी। चौथे को बोलते हैं बुंदेली, और 5वीं जो बोली होती है पश्चिमी हिंदी में उसको हम बोलते हैं कन्नौजी। ठीक। पश्चिमी हिंदी में ये 5 बोलियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, ब्रज भाषा जिसको ब्रज बोली बांग्ला भाषा में कहा जाता है, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी जो भाषा थी, राजस्थानी में हमको 4 प्रकार की राजस्थानी बोलियां मिल जाती हैं, जिसमें पहली है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी, इसको हम मारवाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी। इसी तरह पूर्वी राजस्थानी, इसको कहते हैं जयपुरी। उसी तरह हो जाएगा उत्तरी राजस्थानी, इसको बोलते हैं मेवाती। इसी को ढूढ़ानी भी बोला जाता है, मेवाती को ढूढ़ानी भी बोला जाता है। और दक्षिणी राजस्थानी, इसको बोलते हैं मालवी।
सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, गुजराती का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली जिसको कौरवी कहा जाता है, ब्रज जिसको ब्रज बोली बंगला में कहा जाता है, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती या ढूढ़ानी बोली कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी जिसको मालवी कहते हैं। ठीक है, ये तो था अपभ्रंश के परवर्ती रूप से भाषाओं का विकास। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी के विकास क्रम को पढ़ लिया, वैदिक संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तक। उसके बाद अपभ्रंश के परवर्ती रूप में कौन किस 7 अपभ्रंश हमने पढ़े, और 7 अपभ्रंश हम लोगों ने पढ़ लिया। और 7 अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा और कौन कौन सी उपभाषा और बोलियों की उत्पत्ति हुई, ये हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि अपभ्रंश को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो किस विद्वान ने अपभ्रंश को क्या कहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद आगे चल के पश्चिमी हिंदी के एक एक बोलियों को लेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे। उनके बारे में विस्तृत गहन अध्ययन किया जाएगा, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश का विभिन्न विद्वानों के अनुसार नाम। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश का नाम, सभी लोगों ने अपभ्रंश को क्या क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप था, अवहट्ट भाषा, जो 900 से 1000 ईस्वी तक की जो भाषा अवहट्ट थी, उसमें आदिकाल के एक कवि थे विद्यापति, जिन्होंने अपनी एक रचना अवहट्ट भाषा में लिखी जिसका नाम था कीर्तिलता। और इस कीर्तिलता में उन्होंने एक पंक्ति कही थी, देसिल बयाना सबजन मिठा तो देसिल बयाना सौजन मिठा, अर्थात देसिल बयाना सबजन मिठा, अर्थात जो देसी बोली है, जो हमारे लोक क्षेत्र की बोली, वो सबसे मीठी बोली है। तो सबसे पहले अपभ्रंश को अवहट्ट, अपभ्रंश को देसिल बयाना ये किसने कहा था? तो अपभ्रंश को देसिल बयाना कहा विद्यापति ने। अगर पूछ ले अपभ्रंश को देसिल बयाना विद्यापति ने कहा तो बता दीजिएगा कीर्तिलता में। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश को अवहट्ट किसने कहा? अपभ्रंश को अवहट्ट, तो अवहट्ट जो है, अपभ्रंश को अवहट्ट कहने का क्रम, जो पहले इस्लामिक रचनाकार थे जिनका नाम हमको मिल जाता है अब्दुल रहमान साहब ने अपभ्रंश को जो है अवहट्ट भाषा कहा। उसके बाद हमारे हिंदी साहित्य के जो आचार्य हमारे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने इसको प्राकृताभास हिंदी कहा, प्राकृताभास हिंदी। तो अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। और अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा? पुरानी हिंदी, तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने। ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपभ्रंश को भिन्न भिन्न नाम दिया था। इसमें देसिल बयाना विद्यापति ने कहा, अवहट्ट को अब्दुल रहमान ने कहा, प्राकृत भाष हिंदी शुक्ल जी ने कहा, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा।
ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम आपको ले चलते हैं कि हिंदी बना कैसे। ऐसा तो नहीं कि सौरसेनी के बाद तुरंत हिंदी शब्द आ गया हो। हिंदी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा लेख आपके सामने हम लिखेंगे, उसके बाद उसको समझाएंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है ये आप लोगों के लिए। आप लोग इस टॉपिक से ये समझ जाएंगे कि हिंदी आया कहाँ से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे कि हिंदी आया कहाँ से। वैदिक संस्कृत के समय में सबसे पहले जो हिंदी को बोला जाता था वह सिंधु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिंधु। सिंधु क्या है? एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम है। और सिंधु कब बोला जाता था? वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में इसको क्या बोला जाता था? सिंधु बोला जाता था। यह एक नदी का नाम है। जब वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में आया तो यही सिंधु क्या हो गया? सिंध हो गया। सिंध हो गया। ठीक। तो सिंध कब बोला जाता था? यह भी एक नदी का नाम है। और ये वो सिंध जो है वह लौकिक संस्कृत में बोला जाता था। लौकिक संस्कृत में सिंध बोला जाता था। और सिंध भी क्या है? एक नदी का नाम है। लेकिन जब भारत में ईरानी आए, भारत में जब आक्रमण हुआ और ईरानी आए, तो चूंकि ईरानियों की भाषा फारसी थी और फारसी में जो है ध और स नहीं होता, फारसी भाषा में ध और स नहीं होता, तो जब ईरानी भारत में आए तो ईरानियों ने इस स के स्थान पर ह कर दिया। इस स के स्थान पर ईरानियों ने क्या कर दिया? ह कर दिया। और ध के स्थान पर द कर दिया, तो हिंद बना। क्या बना? हिंद। तो हिंद कब बना? जब भारत में ईरानी आए। ठीक है, भारत में जब ईरानी आए तो इसी सिंध का हिंद हो गया। हिंद क्यों हो गया? क्यों हिंद इसलिए हो गया क्योंकि ईरानियों की जो भाषा थी, ईरानियों की जो भाषा थी वो फारसी थी। और फारसी भाषा में स का ह हो जाता है और ध का द हो जाता है। तो भारत में जब ईरानी आए तो ईरानियों को क्या हो गया? हिंद हो गया। और देखिए किस्मत की बात, देखिए यह भी हिंद भी जो है एक नदी का नाम था। सिंधु भी नदी का नाम था, सिंध भी नदी का नाम था और हिंद भी क्या था? नदी का नाम था। अब जब विकास होता गया और फारसी भाषा का इक प्रत्यय जब इसी हिंद शब्द में लग गया तो यह बन गया हिंदी। क्या बन गया? हिंदी बन गया। जब फारसी भाषा का इक प्रत्यय ठीक, इसी हिंद में जब फारसी भाषा का एक प्रत्यय लग गया तो वह क्या? यह हिंदी बन गया। ठीक है। और इस हिंदी का जो मतलब था, हिंदी का जो तात्पर्य था वह था हिंदुस्तान से संबंधित। हिंदुस्तान से संबंधित। अब आप लोग के दिमाग में ये बातें सोचनी चाहिए कि अभी तक हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई और
भाषा के रूप में तो हिंदी अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ भी देखिए सिंधु से सिंध बना, सिंधु एक नदी का नाम था वैदिक संस्कृत में, उसी सिंधु से सिंध बना लौकिक संस्कृत में, यह भी एक नदी का नाम था। और जब भारत में आर्य आए तो आर्यों में चूंकि स के स्थान पर ह का प्रयोग और ध के स्थान पर द का प्रयोग किया जाता था और उनकी भाषा फारसी थी, तो उन्होंने सिंध के स्थान पर हिंद को कर दिया। हिंद भी क्या था, एक नदी का स्थान, नदी का नाम था। और इसी हिंद में जब फारसी भाषा का इक प्रत्यय लग गया तो ये हिंदिक हो गया। और हिंदिक का मतलब होता है हिंदुस्तान से संबंधित, ठीक। और जब हिंदुस्तान से संबंधित, और जब अब हिंदिक से ही क्या बना, हिंद बना। लेकिन बना कैसे, इसी हिंदिक से जब इक प्रत्यय का लोप हो गया, एक प्रत्यय का जब लोप हो गया तो इसी हिंदिक से क्या बना, हिंदिक बना। लेकिन अभी तक ये केवल एक नदी, और चूंकि अरबी फारसी आर्य लोग ईरानी लोग फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, वह भारत में आते थे तो भारत के आसपास के जो संबंध थे, हिंदुस्तान से जो संबंधित क्षेत्र है उसको वह हिंदिक कहते थे। और इसी हिंदिक में जब एक प्रत्यय का प्रत्यालोप हो गया, गायब हो गया, तो वह हिंदी बना। लेकिन भाषा के अर्थ में अभी भी हिंदी का कोई भी महत्व नहीं था, भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग नहीं हुआ था। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। संस्कृत का जो सिंधु शब्द था वो वैदिक संस्कृत में एक नदी का नाम था। जब लौकिक संस्कृत आया तो सिंधु से सिंध बन गया, वह भी एक नदी का नाम था। और इसी सिंधु से जब भारत में आर्य आए तो चूंकि आर्यों की भाषा फारसी थी और फारसी में स के स्थान पर ह और ध के स्थान पर द का प्रयोग किया जाता था, तो वहाँ पर सिंधु से वह क्या बन गए, हिंदू बन गए। और सिंधु से क्या बन गए, हिंद बन गया, सिंध से हिंद बन गया। और इसी हिंद में जब फारसी भाषा का इक प्रत्यय जुड़ गया तो हिंदिक बना, जिसका अर्थ होता है हिंदुस्तान से संबंधित। और इसी हिंदिक में जब इक प्रत्यय का लोप हो गया तब यह हिंदी बना। ये हमारी थी हिंदी शब्द की उत्पत्ति, कैसे हिंदी शब्द अस्तित्व में आई। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाषा के अर्थ में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया किसने। अभी तो केवल हिंदी की उत्पत्ति हुई थी और ये सब नदी के रूप में हिंदी शब्द आ रहे हैं। कोई हिंदुस्तान से संबंधित हिंदुस्तानी लोग के बारे में हिंदी शब्द आ रहा है, नदी के रूप में आ रहा है। लेकिन भाषा के अर्थ में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया, इस बारे में विचार किया जाएगा। देखते हैं कि भाषा के रूप में हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो भाषा के रूप में हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग था, भाषा के रूप में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भाषा के अर्थ में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी। भाषा के अर्थ में, भाषा के रूप में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी ने अपनी रचना जफरनामा में, अपनी रचना जफरनामा में 1434 में किया। इतनी बातें समझ में आई भैया आप लोगों को। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई सिंधु से वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में वही सिंधु सिंध बना।
जब भारत में ईरानी आए, चूँकि ईरानियों की भाषा फारसी थी और फारसी में स का ह हो जाता है और द का ध हो जाता है, तो वही सिंध से हिंद बना। और फारसी भाषा का एक प्रत्यय लगने से हिंद से हिंदिक बना, और जब वही एक प्रत्यय लोप हो गया तो हिंदिक से हिंदी बना। ठीक है, लेकिन भाषा के रूप में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा में किया। बात समझ में आई? भाषा के रूप में सबसे पहले सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा में 1434 ईस्वी में किया। हिंदी शब्द का क्वेश्चन पूछ देगा, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सरफुद्दीन यज़दी ने 1434 ईस्वी में अपनी रचना जफरनामा में किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा और हिंदी शब्द के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। खड़ी बोली के जो पहले कवि थे अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंद अमीर खुसरो साहब ने हिंदी को हिंद भी कहा है। ठीक है, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा में 1434 में किया। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंद भी कहा है। वहीं हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखने वाले विद्वान फ्रेंच विद्वान था गारसा द तासी ने हिंदी को हिंदुई कहा है। बात समझ में आई? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में 1434 में कर दिया। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंद भी कहा है और गारसा द तासी ने हिंदी को हिंदुई कहा है। ये हिंदी शब्द की क्या थी? उत्पत्ति थी। ये थी हिंदी शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं मित्रों, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है। आप सभी लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है, इसके अलावा अच्छी वीडियो। अब वर्तमान समय में हिंदी का प्रयोग कहाँ हो रहा है और वर्तमान समय में हिंदी का प्रयोग कितने अर्थों में हो रहा है। वर्तमान समय में हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है। वर्तमान समय में हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है। पहला जो है वह है व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ। दूसरा जो प्रयोग हो रहा है वह है भाषा विज्ञान के अर्थ में। भाषा विज्ञान के अर्थ में। और तीसरा जो प्रयोग हो रहा है वह संकुचित अर्थ में। संकुचित अर्थ। वर्तमान समय में हिंदी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है। व्यापक अर्थ में हो रहा है, भाषा विज्ञान के अर्थ में हो रहा है, संकुचित अर्थ में हो रहा है। अब व्यापक अर्थ में कैसे हो रहा है इसको जान लेते हैं। वर्तमान समय में हिंदी में जो है व्यापक अर्थ में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है
व 5 उपभाषा एवं 17 बोलियां। व्यापक अर्थ में हिंदी इस समय 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों में इसका प्रयोग हो रहा है। कुछ लोग शंका होगा कि सर 18 बोलियां क्यों नहीं बता रहे हैं। मेनली है ये 17 बोलियां ही, और इसको मैं बता रहा हूँ डॉक्टर नगेंद्र की किताब में आप देख लीजिए, या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के जो भाषा विज्ञान है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है 17 बोलियाँ, 5 उपभाषा एवं 17 बोलियाँ। ठीक है, 5 उपभाषा और 17 बोलियों का व्यापक अर्थ में हो रहा है। भाषा विज्ञान के अर्थ में पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी। भाषा विज्ञान के अर्थ में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। और संकुचित अर्थ में जो है खड़ी बोली, या इसको खड़ी बोली को इस समय खड़ी बोली जो है हमारी मानक भाषा भी हो चुकी है। ठीक है, तो वर्तमान समय में हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है। व्यापक अर्थ में उपभाषा एवं 17 बोलियां, भाषा विज्ञान के अर्थ में पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी, और संकुचित अर्थ में खड़ी बोली और मानक भाषा के रूप में। ये 3 रूपों में वर्तमान समय में हिंदी में निम्नलिखित 3 अर्थों में प्रयोग हो रहा है हिंदी का। ठीक है, उसके बाद हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी में कितनी उपभाषा, अभी हमने बताया था 5 बोलियां 5 उपभाषा और 17 बोलियां। मैं आपको जोड़ के 17 बोलियां गिनाऊंगा, चिंता ना करें आप लोग। 5 भाषा और 17 बोलियां जोड़ के गिनाऊंगा। और डॉक्टर नगेंद्र की किताब में, डॉक्टर नगेंद्र की और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान आप उठा के देखिएगा, उसमें 17 बोलियां ही लिखी हुई हैं। तो हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला ये आप लोगों के लिए। किसी भी परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछ देती हैं। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी में कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं, इसके बारे में तो एक तरफ हम बनाएंगे उपभाषा, और एक तरफ हम ले लेंगे बोलियां। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेंगे पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली होती है? खड़ी बोली। इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप लोग जोड़ने में परेशानी ना हो। खड़ी बोली, दूसरी बोली जो है ब्रज, तीसरी हरियाणवी, चौथी बुंदेली, और 5वीं कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। उसके बाद हम ले लेंगे, ये 5 हो जाएगा ना, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 3। एक पहला होगा अवधी, दूसरा हो गया बघेली, और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हम ले लेते हैं बिहारी को। बिहारी हिंदी,
बिहारी हिंदी में भी 3 होती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। चौथा हम लोग ले लेते हैं राजस्थानी को। ये सब सौरसेनी अपभ्रंश से निकले हुए उपभाषाएं हैं। हमने आपको बताया था कि सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई जो उपभाषाएं हैं उसी का हिंदी साहित्य में सर्वाधिक योगदान है, उसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी से 4 भाषाओं की उत्पत्ति हुई। पश्चिमी राजस्थानी जिसको कहते हैं मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जिसको कहते हैं जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी जिसको कहते हैं मेवाती, और चौथा दक्षिणी राजस्थानी जिसको कहते हैं मालवी। एक बार गिन लेते हैं बोलियां, कितनी बोलियां हुई ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बोलियां हो गई आपकी। ठीक, 15 बोलियां हो गई। और 5वां हम क्या ले लेते हैं उपभाषा में, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हो जाएंगी? एक तो हो गई गढ़वाली, और एक हो गई कुमाऊनी। ठीक, देखे ना, 5 उपभाषा और 17 बोलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 बोलियां हमारी हो गई। 5 उपभाषा, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी से पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी बोलते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती या ढूढ़ाड़ी बोली कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी जिसको मालवी कहा जाता है, और पहाड़ी राजस्थानी जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। इस तरीके से ये 5 उपभाषा और 17 बोलियां हमारे पास आ गई। ठीक है, इतनी बातें समझ लें। अब हम पश्चिमी हिंदी को उठाते हैं, और पश्चिमी हिंदी में सबसे पहली बोली जो है खड़ी बोली, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा और अध्ययन और बारीकी से देखते हैं कि खड़ी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ साहित्य में इसका क्या योगदान है, किस तरह के इसमें साहित्य लिखे गए, कहाँ कहाँ ये बोली बोली जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? पश्चिमी हिंदी को। पश्चिमी हिंदी, और इस पश्चिमी हिंदी में हम कौन सी बोली ले रहे हैं? हम ले रहे हैं पहली बोली खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली। अब सबसे पहले बात है कि इसकी नाम है, इसका खड़ी बोली क्यों पड़ा, इसका नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा? तो सबसे पहली बात है कि हिंदी खड़ी बोली इसलिए पड़ा कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि की जो मात्रा वर्ण है उसमें खड़ी पाई होती है। जैसे देखिए, अगर हम क लिखे
तो बीच में खड़ी पाई हो गया, ग लिखे तो खड़ी पाई हो गया, घ लिखे तो खड़ी पाई हो गया। तो खड़ी बोली का इसका एक रीजन, एक नाम, खड़ी बोली के नाम का उपाय क्या है? खड़ी बोली कहने के किसके 3 कारण हैं। खड़ी बोली कहने के इसके कितने कारण हैं? खड़ी बोली कहने के इसके 3 कारण हैं। इसके वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता। खड़ी बोली के जो वर्ण होते हैं, खड़ी बोली के वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता। ठीक, पश्चिमी हिंदी इसको खड़ी बोली बोलने के इसके 3 कारण है। पहला कारण है खड़ी बोली के वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारण है, यह खरी है। यह खरी, खरी मतलब होता है यह खरी अर्थात, यह खरी अर्थात शुद्ध है। खरी मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। यह खरी अर्थात शुद्ध है। और तीसरा कारण क्या है? यह खड़ी अर्थात कर्कश है। यह खड़ी अर्थात कर्कश है। यह खड़ी अर्थात कर्कश है। कर्कश का मतलब बोलने में थोड़ा सा कड़ा, कठोरपन है। ठीक है, यह खड़ी या क्या है? कर्कश है। ठीक है, ये बातें हो गई पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली को हम लोगों ने लिया। खड़ी बोली के वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता होती है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं। यह खड़ी अर्थात शुद्ध है, इसलिए इसको खड़ी बोलते हैं। यह खड़ी अर्थात कर्कश है, इसलिए इसको खड़ी बोलते हैं। अब खड़ी बोली के नामकरण के बारे में हम जानेंगे। खड़ी बोली का नामकरण, खड़ी बोली को किसने क्या क्या नामकरण दिया, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले खड़ी बोली का नामकरण। तो खड़ी बोली को खड़ी बोली कहने का काम सर्वप्रथम किसने कहा? तो खड़ी बोली को खड़ी बोली नाम दिया था लल्लू लाल ने। लल्लू लाल, बात समझ में आई? खड़ी बोली को खड़ी बोली किसने कहा? तो खड़ी बोली को खड़ी बोली लल्लू लाल जी ने कहा। अब इसी खड़ी बोली को नामकरण हो रहा है। खड़ी बोली को खड़ी बोली लल्लू लाल ने कहा। अब इसी को कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी कहा राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन, खड़ी बोली को खड़ी बोली राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक, उसके बाद इसी खड़ी बोली को टकसाली कहा गया। क्या कहा गया? टकसाली। और ये टकसाली कहने का काम किसने किया? गियर्सन महोदय ने, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे। गियर्सन महोदय ने इसको टकसाली कहा खड़ी बोली को। और इसी खड़ी बोली को जनपदीय भाषा कहा गया। जनपदीय, इसी खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसी खड़ी बोली को क्या कहा? जनपदीय भाषा कहा। अब इस खड़ी बोली के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? तो मेरठ, आगरा, देहरादून, गाजियाबाद, रामपुर,
सहारनपुर, मुरादाबाद, ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। मेरठ, आगरा, देहरादून, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ठीक, बिजनौर, ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। तो खड़ी बोली का नामकरण करने का काम खड़ी बोली लल्लू लाल ने कहा, कौरवी राहुल सांकृत्यायन ने कहा, टकसाली गियरसन ने कहा, जनपदी भाषा चटर्जी ने कहा। मेरठ, आगरा, देहरादून, गाजियाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये है, मेरठ के बारे में कुछ लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने आगरा के बारे में कहा है। तो जो हमारे भाषाविद थे भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी ने अपने हिंदी भाषा विज्ञान में कहा है कि मेरठ जो है वो खड़ी बोली का मानक क्षेत्र है। जबकि शुक्ला जी ने इसको क्या कहा कि आगरा को वह हिंदी का मानक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों यहाँ तक ये बातें खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो बताएंगे कि खड़ी बोली में कौन सी खड़ी बोली में साहित्य की क्या योगदान है। अभी तक खड़ी बोली में उतनी साहित्य नहीं लिखी गई जितनी ब्रजभाषा में लिखी जा चुकी थी। तो जय हिंद, जय हिंदी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।